गुड मॉर्निंग बच्चों आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसके दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बच्चों। एक हम पढ़ेंगे लेखांकन का अर्थ माने अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, और दूसरा हम पढ़ेंगे लेखांकन चक्र माने अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या है, कैसे बनता है और उसका क्या अर्थ है। ये हम आज की वीडियो में दो टॉपिक हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने बताया था आपको कि कॉमर्स में दो सब्जेक्ट जो है वो मैंने टीच करने हैं, व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी और दूसरा लेखांकन माने अकाउंटेंसी। तो व्यवसायिक अध्ययन में हमने दो क्लासें अब तक करी हैं। उनमें हमने पढ़ा है कि व्यवसाय क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और वहां पे एक अति महत्वपूर्ण जो बात हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी कि व्यवसाय जो किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय किया जाता है। अगर हम किसी भी क्रिया के पीछे से लाभ का उद्देश्य हटा दें तो उसको हम व्यवसाय नहीं कह पाएंगे। तो लाभ कमाने के लिए ही हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं। तो क्या हम वर्ष के अंत में ये नहीं जानना चाहेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, जो उद्देश्य हमने रखा था वर्ष के शुरुआत में, वो हमने प्राप्त किया है कि नहीं किया है, अचीव किया है या नहीं किया है। माने लाभ का जो उद्देश्य है वो हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। माने हमें कितना लाभ हुआ है या अगर हानि हुई है तो हमें कितनी हानि हुई है, ये हम जानना चाहेंगे। और ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा वर्ष के अंत में कि पूरे वर्ष भर में कितनी हमारी आय हुई है, हमारे कितने हमारी जेब में पैसे आए हैं और कितने जो है उस लाभ कमाने के लिए हमें खर्चे करने पड़े हैं, कितने हमारे टोटल एक्सपेंस हमारे हुए हैं। तभी हम उनकी तुलना करके हम जान पाएंगे कि हमें लाभ हुए हैं तो कितने हुए हैं और अगर हानि हुई है तो कितनी। इसका मतलब यह हुआ कि जो दिन प्रतिदिन के जो हमारे लेन देन है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो महत्वपूर्ण है। वही अंत में डिसाइड करेंगी कि कितना लाभ हुआ है और कितनी। लेकिन व्यवसाय जो है वो बड़े स्तर पे होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं, ज्यादा लेन देन होते हैं, तो हम उन्हें याद नहीं रख सकते हैं। याद रखना उन्हें लगभग असंभव है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, उन लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक वे से उनको लिख लेना होता है, ताकि बाद में जब हमें आवश्यकता पड़ेगी परिणाम जानने की तो हम उनका प्रयोग कर पाएंगे। तो ये जो सारा कार्य है बच्चों व्यवसाय में, उन लेन देनों को लिख लेना, फिर उनसे परिणाम जानना, निष्कर्ष निकालना, ये सारा कार्य एक अलग एक विषय हमारा है, अलग एक ब्रांच है जिसको हम लेखांकन बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं, वो करती है। हमारे दोनों के दोनों जो हमारे विषय हैं, सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज हम लेखांकन के बारे में जाने कि लेखांकन है क्या, कैसे काम करता है। बड़ा ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके आप इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं लेखांकन का मीनिंग बताने की बजाय लेखांकन चक्र पे प्रकाश डालूंगा, क्योंकि लेखांकन चक्र का पता चलने के बाद लेखांकन का मीनिंग जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बल्कि अपने आप ही हम इसका मीनिंग बना सकते हैं। तो पहले हम लेखांकन चक्र की बात करते हैं। तो लेखांकन चक्र में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, सबसे पहला कदम जो हम रखते हैं
वो हम क्या करते हैं, पहचान करना। हम पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं भाई? हम सभी जानते हैं कि हमने लेन देनों को लिख लेना है, तो हम उन लेन देनों को पहचानते हैं, पहचानना चाहते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, जिनको हमें लिख सकते हैं, जिनको हमने लिख लेना है। यहां पे बताया है मैंने, वो लेन देन कौन से होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं? वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देनों को पहचानना है हमने। वित्तीय लेन देन कौन से? जो धन से संबंधित हैं। जो भी धन से संबंधित हमारे लेन देन है, या तो धन आना होता है या आ चुका होता है, या धन जाना होता है या जा चुका होता है, उनको हम वित्तीय लेन देन कहते हैं। जैसे 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 20,000 रुपए की मशीन खरीदी, 2,000 रुपए का सामान बेचा, 4,000 रुपए मजदूरी दी। ये जो हमारे लेन देन है, ये ऐसे लेन देन है जिनमें रुपये पैसे का लेन देन हो रहा है। या तो रुपया आ रहा है, या आएगा बाद में, या जा रहा है, या जाएगा बाद में। तो ऐसे जो लेन देन है बच्चों, उनको हम वित्तीय लेन देन बोलते हैं, और उन्हीं को हम पुस्तकों में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही जांचना है कि जिस लेन देन को हम लिखने जा रहे हैं, जो लेन देन हुआ है, क्या वो वित्तीय प्रकृति का है। तो पहला स्टेप हमारा यही है, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? लिखना। जैसे आप क्लास में भी बैठे होते हैं बच्चों, तो क्लास में भी आपके पास एक रफ नोटबुक होती है, जिसमें आप सारे ही सब्जेक्ट्स का काम उसी समय लिखते हैं जिस समय आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं। टीचर आपको पढ़ाता है, और उसके दौरान जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जो भी बातें ऐसी हैं कि जो आपके लिए जानना जरूरी है, बाद में आपके काम आएंगी, फेयर नोटबुक बनाते टाइम काम आएंगी, लेकिन आप याद नहीं रख सकते हैं, तो उनको आप लिख लेते हैं। तो आप पहचानते हैं, आप देखते हैं कि अध्यापक की कही हुई कौन सी बात हमने लिखनी है और कौन सी नहीं हमने लिखनी है। अब तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? लिखना। अब लिख लेना है। किसको लिख लेना है? वही जो वित्तीय लेन देन हमारे हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमारी है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमारी है, उनको लिख लेना है। कहां लिख लेना है? जाहिर सी बात है, हम पुस्तक में लिखते हैं, जैसे आप अपनी रफ नोटबुक में लिखते हो, उसी प्रकार से बिजनेस में क्या होता है, एक बुक होती है जिसको हम जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल। JOURNAL, जर्नल। इस जर्नल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रोजनामचा। रोजनामचा माने रोजाना से बना है, माने रोजाना के होने वाले लेन देन जिस पुस्तक में पहली बार लिखे जाते हैं, उसको हम रोजनामचा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बच्चों प्रारंभिक पुस्तक भी हो सकती है। इसका जो है, जो प्रयोग किया जाता है, वो सर्वप्रथम में किया जाता है, इसलिए इसको जो है प्रारंभिक लेखी की पुस्तक भी हमें बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो लेन देन लिखे जाते हैं, वो क्रमबद्ध रूप से लिखे जाते हैं, डेट वाइज लिखे जाते हैं। माने जैसे आज की डेट में आप क्लास में आए, और सबसे पहला जो आपका पीरियड है, मान लेते हैं इंग्लिश का पीरियड है, तो आप इंग्लिश का उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पीरियड मान लेते हैं आपका अकाउंटेंसी का पीरियड है आज की डेट में, तो अकाउंटेंसी का काम उसमें आप लिख लेते हैं। माने आज की डेट में जो जो भी काम हुआ है, वो आज की डेट में आप उसको लिख लेंगे। कल की डेट में कल का काम लिख लेंगे, परसों की डेट में परसों का काम। माने क्रमबद्ध रूप से डेट वाइज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस पे जो है हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं ताकि हम बाद में आसानी से जो है उसको हम प्राप्त कर सके, उसका प्रयोग हमें कर सके। आपके रफ नोटबुक में जब आप लिखते हैं, तो यहां तो कोई निश्चित विधि नहीं है, लेकिन जब यहां हम रोजनामचा में लिखेंगे बच्चों, तो हमारे कुछ निश्चित रूल होते हैं, हमारे नियम होते हैं, आगे हम जानेंगे उनके बारे में, तो उनके हिसाब से हम उसको लिखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि क्रमबद्ध रूप से प्रारंभिक पुस्तक रोजनामचा में हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेप बच्चों? वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग बांट देना।
अब अगर हम उसी उदाहरण पे आगे चले, उसी एग्जाम्पल पे आगे चले जो हमने लिया था कि आपने रफ नोटबुक में आपने डेट वाइज आपने लिख लिया था, उसके बाद क्या करते हैं आप घर जाके जो है आप सभी सब्जेक्ट्स की आपने अलग अलग नोटबुक्स बनाई होती हैं जिनको हमें फेयर नोटबुक बोलते हैं। तो उस रफ नोटबुक से, उसकी सहायता से आप उनको फेयर नोटबुक में लिख लेते हैं। माने इंग्लिश का काम इंग्लिश की नोटबुक में, अकाउंट का काम अकाउंट्स की नोटबुक में, बिजनेस का काम है बिजनेस की नोटबुक में। तो ये जो हमारा लिखा होता है ये हमारा जो है सामूहिक रूप से होता है, ये हमारा ग्रुप में लिखा होता है, अवधि के बेस पे होता है। या दिन के आखिर में कर सकते हैं, या अगर कम काम होता है तो आप हफ्ते के आखिर में ऐसा कर सकते हैं कि सारे लेन देन उन 5-6 दिनों में जो भी हमारा काम इंग्लिश सब्जेक्ट का है वो इंग्लिश की नोटबुक में लिख देंगे, जो भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का है वो अकाउंटेंसी की नोटबुक में आप लिख देंगे। क्यों करते हैं आप ऐसे वर्गीकरण? माने वर्गीकरण होता क्या है, आप एक तरह के जो रिकॉर्ड है वो एक जगह लिखते हैं। अकाउंटेंसी के सारे आपको काम अकाउंटेंसी की नोटबुक में मिलेंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपको अकाउंटेंसी का काम अगर देखना है तो आपको और नोटबुक ना उठानी पड़े, आपको रफ नोटबुक में अलग अलग सब्जेक्ट्स ना चेक करने पड़े, आपको सीधा अकाउंटेंसी की नोटबुक उठाओगे और सारा काम आपको वहां पे मिल जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों व्यवसाय में भी होता है। जो रोजना बचा हमारी पुस्तक थी उसमें हमने सारे लेन देन हमने डेट वाइज लिखे थे। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी पुस्तक बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, खाता बही, लेजर उसको हम बोलते हैं। उस खाता बही में क्या होते हैं, अलग अलग खाते होते हैं, माने अलग अलग नोटबुक होती हैं। जैसे हमने सामान खरीदा तो परचेज बोलते हैं, उसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। परचेज का अकाउंट, बेचा है तो उसको सेल बोलते हैं, सेल का अकाउंट। मजदूरी दी है तो वेजेस बोलते हैं, वेजेस का अकाउंट। ऐसे सभी अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। और एक अवधि, मान लो हम एक हफ्ते के आखिर में हम कर रहे हैं, वीकेंड पे कर रहे हैं, शनिवार को हम एंट्री कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उन 6 दिनों में जितने भी हमारी हमने मजदूरी दी है, जितनी बार भी, वो सारी उठा के इकट्ठी हमारी जो है वो मजदूरी खाते में लिख दी जाएगी। जितना भी हमने सामान क्रय किया है 6 दिनों में वो क्रय खाते में लिख दिया जाएगा। जितना भी विक्रय किया है वो विक्रय खाते में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा वर्गीकरण हो जाएगा। अब आगे हमें जब भी विक्रय के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें रफ नोटबुक में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें रोजना बचा में समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम सीधा जो है वो विक्रय पुस्तक उठाएंगे, विक्रय खाता उठाएंगे, खाता भी उठाएंगे और उससे हमें समस्त उन 6 दिनों में होने वाले विक्रय की जानकारी मिल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। मैंने यहां लिखा भी है कि खाता बही में समान प्रकृति के लेन देनों को अलग अलग खाते बना के लिखना। अब ये कर लिया हमने। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, सारांश करना, माने समरी करना। समरी क्या करना, अब हम जो है लिख भी चुके हैं, हमने अलग अलग खाते भी बना लिए हैं। अब उन खातों का हमें जोड़ करेंगे। तो हम देखेंगे पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं हम, एक वर्ष के अंत में या जितनी भी अवधि का हम जानना चाहते हैं ना, मानिए आजकल हम 3-3 महीने का भी जानने लगे हैं, वैसे ज्यादातर हम एक वर्ष का जानते हैं कि वर्ष के अंत में हम ये देखेंगे कि आज की डेट तक हमने टोटल कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान बेचा, कितने की मजदूरी दी, कितने का वेतन दिया, कितने का कमीशन दिया। ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे, क्या करके वो जो खाते हमने बनाए थे उनका बैलेंस करके, उनका टोटल करके, जोड़ करके। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य था लाभ या हानि के बारे में जानकारी लेना। अब हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग में हमारे खर्चे आ जाएंगे जो हमारी जेब से पैसा गया है, और एक भाग में हमारे आय आ जाएंगी जो हमारी जेब में पैसा आया है। आखिर में एक लाभ हानि खाता हम बनाते हैं और उसमें हम एक तरफ सारी आय लिख लेते हैं, एक तरफ सारे व्यय खर्चे लिख लेते हैं। अगर आय ज्यादा है
तो आय में से खर्चे घटा देते हैं, जो भी हमारा बैलेंस आएगा, शेष आएगा, वो हमारा लाभ होएगा। अगर व्यय हमारे ज्यादा है तो उसमें से आय घटा देंगे, जो भी हमारा शेष आएगा वो हमारी हानि होगी। तो इसको बोलते हैं सारांश करना, माने परिणाम जानना, रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। मैंने लिखा है यहाँ पे कि परिणाम या लाभ हानि जानना ही क्या है, सारांश करना है। लेकिन क्या परिणाम जान लेना ही काफी है? नहीं, नेक्स्ट एक स्टेप और हमारा है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। माने हम ये जानना चाहते हैं कि जो परिणाम हमारे आए हैं वो हमारे उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं है, वो हमारी इच्छा के अनुरूप है या नहीं है, जैसा हम चाहते थे वैसे है या नहीं है, संतोषजनक है या नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ अकेले हमारी फर्म के एक वर्ष के डाटा से, एक वर्ष के परिणामों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन खींची है। क्या हम बता सकते हैं कि ये लाइन का जो साइज है वो बड़ा है कि छोटा है? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसके साथ में मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, अब आप बता पाएंगे कि ये लाइन इस लाइन से छोटी है। एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो आप बता पाएंगे कि ये लाइन इस लाइन से बड़ी है। माने जब तक हम तुलना नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, वी कांट ड्रॉ कंक्लूजन्स, हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे कि हमारी स्थिति अच्छी है या बुरी है। तो अब ये तुलना हम कैसे करते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं? जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं, हमारे परिणाम आए हैं, हम उसकी तुलना अपने ही व्यवसाय के लास्ट ईयर्स के, पिछले सालों के, गत वर्ष के जो हमारे परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, उनके साथ हम करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, माने हमारी प्रगति कितनी हुई है, ये हमें पता चल जाएगा। दूसरा, हम दूसरी जो व्यवसाय है, जो हमारे ही जैसा बिजनेस करते हैं, समान प्रकृति के जो व्यवसाय हैं, उनके लाभों के साथ, उनके परिणामों के साथ हम अपने परिणामों की तुलना कर सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि प्रतियोगिता में हमारा स्थान क्या है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकालेंगे। और ये निष्कर्ष फिर हम क्या करेंगे? निष्कर्षों का किसकी काम आएंगे निष्कर्ष? लास्ट हमारा है सूचना भेजना। मैंने यहां लिखा भी है निष्कर्ष में कि तुलना करके हम निष्कर्ष निकालेंगे। लास्ट हमारा सूचनाएं भेजना। जो हमारे परिणाम होते हैं बच्चों, परिणाम हमारा आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, और जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो आंकड़ों को हम सूचनाओं में परिवर्तित करते हैं। माने निष्कर्ष निकालना क्या है? आंकड़ों को सूचनाओं में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया को हम निष्कर्ष निकालना कहते हैं। माने कंक्लूजन हमारा क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशंस। अब वो जो सूचनाएं हमारे पास है वो हम भेजेंगे। किसको भेजेंगे भाई? विभिन्न पक्षकारों को वो सूचनाएं हम भेजेंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जिनका हमारे व्यवसाय में हित है, जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे ही व्यवसाय का स्वामी हो सकता है, हमारे व्यवसाय के प्रबंधक हो सकते हैं, हमारे व्यवसाय के कर्मचारी हो सकते हैं, या वो व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारे व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, या वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, या वो व्यक्ति या संस्थाएं हो सकती हैं जिनसे हम उधार पे पैसा लेना चाहते हैं, या सरकार हो सकती है, या टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है जिन्होंने हमारी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे हमसे टैक्स लेना है, हमारी आय पे कर लेना है, या हमारे प्रतियोगी हो सकते हैं जो हमारी जो है सूचनाओं को जानकर जो है अपने निर्णय लेना चाहते हैं। तो उन सभी को हम सूचनाएं प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे? अगर हम अपने ही व्यवसाय के स्वामी को, मैनेजर्स को, रजिस्ट्रार को, इनको सूचनाएं देना चाहते हैं तो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट उनकी टेबल पे पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हम बाकी समाज को, पब्लिक को हम सूचनाएं देना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इसका एक सबसे जो है महत्वपूर्ण माध्यम है, उसके द्वारा हम ये सूचनाएं दे सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही।
आप ध्यान से इस वीडियो को आप देखोगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा।